गुड मॉर्निंग बच्चों। कैरियर स्टार्ट किया। लास्ट आई थिंक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश कंप्लीट हो गया था। कौन सा वंश पढ़ लिया था हमने? गुलाम वंश पढ़ लिया था। और बलवन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला बनाया था, ये पढ़ा था क्या? ये नहीं लिखा तो लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवन ने गुरुग्राम में कौन सा किला बनवाया था? गोपालगिरी का किला। ये बहुत बार है, अब शोर मत करो बेटा। गोपालगिरी का किला किसने बनवाया था बेटा? ये बलवन ने बनवाया था। किस शताब्दी में बनवाया था? बलवन का शासनकाल 1266 से 1287 तक था ना, तो शताब्दी ये कौन सी हो गई? 13वीं शताब्दी में बनवाया था। किस शताब्दी में बनवाया था? 13वीं शताब्दी में बलवन ने कौन सा किला बनवाया था? गोपालगिरी का किला बनाया था। और गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा पूछे तो भी कौन होता था? बलवन होता था। और बलवंत ने, जो बलवन है ना बेटा, एक इन्होंने ना चालीसा का क्या कर दिया था? अंत कर दिया। चालीसा का संस्थापक कौन होता था? इल्तुतमिश होता था। और चालीसा को समाप्त किसने किया था? तो चालीसा को समाप्त करने का काम किसका होता था? बलवन ने चालीसा का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अब गुलाम वंश के बाद है ना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत क्यों पढ़ रही है? क्योंकि दिल्ली है ना, ये हरियाणा तीन ओर से घेरे हुए हैं, ठीक है। इसलिए जो दिल्ली सल्तनत के राजा है ना, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, उन्होंने हरियाणा पर भी क्या किया था? शासन किया था। याद रह जाएगा ना बेटा। बलवन ने कौन सा किला बनवाया? गोपालगिरी का किला। कहां पर है ये किला? गुरुग्राम में। किस शताब्दी में बना? 13वीं शताब्दी में बना, ठीक है। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? जो वंश आया वो था खिलजी वंश। कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश आया था। इसका जो टेन्योर है ना खिलजी वंश का, 1290 से 1320 ईस्वी तक था। और दिल्ली सल्तनत में ना अगर पूछे कोई सबसे छोटा वंश कौन सा था, तो सबसे छोटा वंश कौन सा होता था बेटा? खिलजी वंश होता था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता था। कौन होता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 101% बेटा किसी भी वंश का संस्थापक पूछा जाता है। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और तुगलक वंश का गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिजर खां, लोधी वंश का बहलोल लोधी। एक संस्थापक आपको पक्का याद करना है, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, ये 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक क्या रहा था? राजा रहा। अगर आए बेटा कि खिलजी वंश ने किस वंश का अंत किया था, तो गुलाम वंश का अंत किया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में किस वंश की नींव रखी थी? खिलजी वंश की नींव रखी थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहते हैं हरियाणा में कहां का इक्ता हुआ करता था? कैथल का इक्ता होता था। ये क्वेश्चन आ चुका है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहां का इक्ता होता था? कैथल का इक्ता होता था। लिख लो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहां का इक्ता होता था? कैथल का इक्ता होता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहां का इक्ता होता था? और बेटा इक्ता प्रणाली चलाई किसने थी? ईद से इल्तुतमिश, ईद से इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश कौन सा तुर्क था बेटा? इलबरी तुर्क होता था, ठीक है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कहते हैं 1296 में ना इनका भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ना इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी। लिख लो, इन्हीं के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी।
1296 में इनकी क्या कर दी जाती है बेटा, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एसएससी पूछती है मकबरा कड़क माणिकपुर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मकबरा कहां पर है बेटा, कड़क माणिकपुर में इनका क्या रहेगा, मकबरा रहेगा। ये कड़क माणिकपुर क्या है बेटा, ये 51 शक्तिपीठों में शामिल है। कहते हैं कि माता सती के शरीर के जितने टुकड़े हुए थे ना, और वो टुकड़े जहां पर गिरे वहां पर आज क्या है, एक शक्तिपीठ है। यहां पर माता रानी का कड़ा गिरा था। क्या गिरा था बेटा, कड़ा। तो उस जगह का नाम क्या पड़ गया, कड़क माणिकपुर। जैसे भद्रकाली शक्तिपीठ है, ठीक है, वहां पर माता रानी का क्या गिरा था, टखना गिरा था। ठीक है, तो वो भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। कहां पर रहेगा, 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। माता रानी का कड़ा कहां पर गिरा था, कड़क माणिकपुर में गिरा था। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक जगह है, आप जाओगे ना कभी, ठीक है, आप कभी मतलब कामाख्या माता मंदिर है, सुना होगा आपने या नहीं सुना, गुवाहाटी कामाख्या माता मंदिर है। वहां पर माता रानी की कहती है योनि गिरी थी। वहां पर कौन सा मंदिर बना था, कामाख्या माता मंदिर। तो कहते हैं जहां पर माता रानी के शरीर के 51 टुकड़े गिरे थे ना, वहां पर हर जगह क्या है, एक शक्तिपीठ है। क्या है, एक शक्तिपीठ है। तो 51 शक्तिपीठों में शामिल एक भद्रकाली शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, जहां से HSSC क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इनकी मतलब हत्या कहां पर कर दी गई, कड़क माणिकपुर। और इनकी हत्या किसने कर दी, इन्हीं के भतीजे ने। ठीक है, अब भतीजे ने अपने चाचा की क्या कर दी, हत्या कर दी, और चाचा की बेटी से क्या कर ली, इन्होंने शादी कर ली। क्या कर ली बेटा, शादी कर ली। तो ये है ना अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये जलालुद्दीन खिलजी का क्या होता था बेटा, दामाद भी होता था और भतीजा भी होता था। अब आपको सुनकर अजीब लगता होगा, लेकिन मुस्लिम धर्म है ना, उसमें ना वो अपनी सगी बहन को छोड़कर चाचा ताऊ किसी के साथ भी क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका ना क्या था, अब भतीजा भी था और इनका क्या था, दामाद भी था। अब 1296 से ना किसका शासनकाल शुरू हो गया बेटा, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका शासनकाल शुरू हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल शुरू हो जाता है। और ये शासनकाल 1296 से कब तक रहेगा, 1316 ईस्वी तक रहेगा। 1296 से 1316 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहेगा। कब से कब तक रहेगा बेटा, 1296 से लेकर 1316 तक इनका शासनकाल रहेगा। और कहते हैं इनके बचपन का नाम अली था, अली गुरसाय। अली गुरसाय इनके बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या होता था बेटा, अली गुरसाय होता था। और इन्होंने एक प्रथा चलाई थी, ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी। और एक प्रथा चलाई थी बेटा सैनिकों का हुलिया लिखने की। सैनिकों का हुलिया लिखने की क्या चलाई थी, इन्होंने प्रथा चलाई थी। इन्होंने कौन सी प्रथा चलाई थी बेटा, घोड़े दागने की प्रथा। एसएससी बहुत बार पूछती है घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी, तब आपका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। और ये अपने सैनिकों को ना कहते हैं बेटा एडवांस वेतन दिया करता था, अग्रिम सैलरी दिया करता था, यानी जिसे आप अग्रिम सैलरी भी बोल सकते हो। ये अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया करता था, अग्रिम सैलरी भी दे देता था और क्या देता था, नगद वेतन देता था और अग्रिम सैलरी। ठीक है, अगर किसी आज कोई इंसान जॉब लगा है
और उसको आज ही हम 1 साल की सैलरी दे दे बेटा, ठीक है, तो उसकी जॉब क्या हो जाएगी बेटा, स्थायी हो जाएगी। तो कहते हैं ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था जिसने पहली बार कौन सी सेना रखी थी, स्थायी सेना रखी थी। लिख लो, दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था जिसने कौन सी सेना रखी थी बेटा, स्थायी सेना। दिल्ली सल्तनत का लिख लो, ऐसा राजा होता था जिसने कौन सी सेना रखी थी, स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा होता था जिसने कौन सी सेना रखी थी बेटा, बता दो, स्थायी सेना, ठीक है। एक बात बताता हूं, अगर किसी इंसान को ना ये भय ना होना कि तेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, तो वो है ना राजा के प्रति क्या होगा, ईमानदार होगा। क्या होगा, ईमानदार होगा। तो दिल्ली सल्तनत में लिख लो, इनके पास सबसे शक्तिशाली सेना थी। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली सेना किसकी होती थी, सबसे शक्तिशाली सेना किसकी होती थी, अलाउद्दीन खिलजी की होती थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली सेना किसकी होती थी, अलाउद्दीन खिलजी की होती थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली सेना किसकी होती थी, अलाउद्दीन खिलजी की। दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली सेना किसकी होती थी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना है ना। दिल्ली सल्तनत में क्या होती थी बेटा, सबसे शक्तिशाली सेना होती थी। इसकी सेना क्या होती थी, सबसे शक्तिशाली। इसने क्या रखा था, सैनिकों को नगद वेतन देता था, अग्रिम वेतन भी देता था, और घोड़े दागने की प्रथा और कौन सी, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा इसने क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी, ठीक है। इसने ना राजा बनते ही ना, ठीक है, कहती हैं शराब पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर प्रतिबंध लगा दिया, शराब पर प्रतिबंध लगाया था। लिख लो, इसने राजा बनते ही किस पर प्रतिबंध लगा दिया था बेटा, शराब पर प्रतिबंध लगाया था। लिख लो, इसने राजा बनते ही किस पर प्रतिबंध लगा दिया था, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर ये क्वेश्चन आए ना कि चौधरी बंसीलाल से पहले हरियाणा में शराबबंदी किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी। शराबबंदी का क्वेश्चन आएगा, और आज तक जितनी बार भी शराबबंदी का क्वेश्चन आया है ना, वो चौधरी बंसीलाल से संबंधित आया है। इन्होंने ना 1 अप्रैल 1996 में से लेकर 1 जुलाई 1998 तक क्या कर दी थी, शराबबंदी कर दी थी, ठीक है। लेकिन अगर आई चौधरी बंसीलाल से पहले हरियाणा में शराबबंदी किसने की थी, तब आपका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने हरियाणा में क्या लगा दिया, शराब पर। और फिर भी कहते हैं हरियाणा वाले लोग है ना, घरों में कौन सी शराब बनाते थे, कच्ची शराब। लिख लो, इसके समय में हरियाणा में कौन सी शराब बनाई जाती थी, कच्ची शराब बनाई जाती थी। लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी के समय हरियाणा में कौन सी शराब बनाई जाती थी बेटा, कच्ची शराब। कच्ची शराब का मतलब है जो शराब घर पर बनाई जाए। कहां पर बनाई जाए बेटा, घर पर बनाई जाए। तो इसके टाइम में हरियाणा में कौन सी शराब बनाई जाती थी, कच्ची शराब बनाई। किसके टाइम में कच्ची शराब बनाई जाती थी, अलाउद्दीन खिलजी। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं ना बेटा, घरों में ना 90% झगड़े होते हैं ना, वो किसके कारण होते हैं, शराब के कारण होते हैं, ठीक है। एक जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं ना, ठीक है, कोई इंसान बेटा 500 रुपए डेली कमा रहा है ना, तो वो 200 से 250 रुपए किस पर खर्च कर रहा है, शराब पर खर्च कर रहा है, ठीक है। तो घर आएगा और घर में ना इसके कारण क्या होंगे, झगड़े होंगे। तो इसने क्या कहा कि राजा के टाइम में विद्रोह होते थे। क्या होते थे, विद्रोह होते थे। और ये कहता था कि लोग विद्रोह क्यों करते हैं, वो नशे के कारण करते हैं। किसके कारण करते हैं, जब इंसान नशा कर लेता है ना, तो इसका ना दिमाग है ना वो सुन्न हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और उस टाइम में ना वो कॉन्फिडेंस फील करता है कि तेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन 2-3 घंटे बाद नशा उतर जाएगा तो पता चलेगा
कि दिक्कत है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर वो घर आकर कहेगा मेरे दोस्त ने पिला दी थी, ठीक है। तो दोस्त किसी का नहीं पिलाता जब तक खुद का अगर मन वश में है ना, तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम कहते हैं संगति ने बिगाड़ दिया, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारा मन था उस संगति में बैठने का, ठीक है। अगर आप है ना बिगड़ना ना चाहो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती। जब भी आप कभी कभी एक बात याद रखना, कभी भी आप लाइफ में कोई भी गलत कदम उठाने जाओगे ना, परमात्मा आपके सामने अपना एक दूत जरूर भेजेगा, ठीक है। जैसे लड़के जैसे ही कोई सिगरेट पीना शुरू करेगा ना, वो सिगरेट पिएगा तो उसका पड़ोसी उसको पहली बार में देखेगा, ठीक है। लेकिन ना बाद में अगर वो उस टाइम मान गया, वो कहेगा कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, घर मत बताना। कोई आप कहीं भी जाओगे, किसी भी कोने में जाकर कोई भी गलत काम करोगे ना, आपको कोई नोन आपका एक बार जरूर देखेगा, ठीक है। बाद में आपकी अगर शर्म निकल गई तो फिर आप करते रहना, लेकिन परमात्मा जब भी आप कोई गलत काम करोगे, एक ऐसे इंसान को जरूर भेजेगा आपको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें इसने शराब पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी हरियाणा में कौन सी शराब बनाई गई थी, कच्ची शराब, ठीक है। इसके टाइम में बेटा सबसे कम भ्रष्टाचार था, लिख लो, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम भ्रष्टाचार, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम भ्रष्टाचार किसके समय में था बेटा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था। दिल्ली सल्तनत में लिख लो सबसे कम भ्रष्टाचार किसके टाइम में था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में क्या होता था, और ये लिख लो किसके लिए जाना गया, कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए, कठोर बाजार नियंत्रण, कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना गया, कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए ये जाना गया। इसने बाजार पर क्या किया था बेटा, कंट्रोल किया था, यानी नियंत्रण किया था, ठीक है। ये कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा शासक जाना गया था, अलाउद्दीन खिलजी जाना गया था। कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन जाना गया था, अलाउद्दीन खिलजी। लिख लो ये कम तोलने पर, कम तोलने पर व्यक्ति का ना, ठीक है, क्या काट देता था, मांस काट देता था, लिख लो। यह कम तोलने पर व्यक्ति का क्या काट दिया करता था, मांस काट दिया करता था। कम तोलने पर क्या काट दिया करता था बेटा, व्यक्ति का मांस काट दिया करता था। किसी व्यक्ति ने क्या तोला है बेटा, कम तोला है, तो उस व्यक्ति का क्या काट देगा, मांस काट देता था, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी ना कहते हैं भेष बदल कर रात को खुद निकलता था और बाजार से सामान लाया करता था, ठीक है। अब है ना ये रात को क्या करता था, खुद भेष बदल लेता था और रात के टाइम में वहां से निकलता था, और लोगों को मतलब भेष अगर किसी ने बदल रखा है ना, तो लोगों को एहसास नहीं होगा कि ये राजा है या कौन है, ठीक है। तो ये क्या बदल कर निकला करता था, भेष बदल कर। अब इसने ना सपोज करो किसी से 1 किलो आम ले लिया, क्या ले लिया, 1 किलो आम ले लिया, और आकर है ना इसने राजमहल में उस 1 किलो आम का वेट चेक करवाया, ठीक है। तो इसने पाया कि दुकानदार ने 1 किलो आम की जगह ना इसको कितना ग्राम आम दिया है, 800 ग्राम, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार का मैथ में आप चैप्टर नहीं पढ़ते, एक बेईमान दुकानदार 1000 की बजाय इतने बट्टे का यूज करता है, इसका लाभ परसेंटेज निकालो, आप निकाल देते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये है ना इसने कितना ग्राम कम पाया, 200 ग्राम कम पाया। इससे पैसे कितने किलो के लिए, 1, और दिया कितना, 800 ग्राम, 200 ग्राम के क्या काट लिए ज्यादा। अब ये इस दुकानदार को कहता कि राजा जी ने तुझे बुलाया है, और अमूमन पहले के टाइम में ये होता था कि राजा प्रजा में किसी को बुलाए ना तो उसको इनाम देने के लिए चुनता था, वो बड़ा खुश होता कि राजा तेरे को क्या देगा, इनाम देगा, ठीक है। बोला आओ सेठ जी, बोला हाँ जी राजा जी आए, बताइए क्या काम है हमारे लायक है। बोला रात को मैं आपसे आम लेने आया था। अब
सेठ कहेगा कि आप कब आए थे, क्योंकि ये क्या जाता था बेटा, भेष बदल कर जाता था। बोला मैं आया था, आपने पहचाना नहीं वो अलग बात है, मैंने आपसे क्या लिया था, 1 किलो आम लिया था। उस सेठ को कहते ये इसमें तोल के देखिए कितना आम है। आम कितने थे, 800 ग्राम। बोला इस सेठ जी का 200 ग्राम क्या काट दो, मांस काट दो। तो अब है ना, इससे प्रभाव क्या हुआ बेटा, दुकानदारों ने ना ज्यादा तोलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब वो सोचते रात रात में 50 ग्राम कहीं सूख गया ना कोई चीज, तो 50 ग्राम क्या जाएगा, मांस जाएगा। अब 1000 की बजाय ना वो कितना ग्राम देते थे, 1050 ग्राम देते थे। ये मतलब भ्रष्टाचार को इसने पूरा का पूरा क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। कोई भी दुकानदार बेईमानी नहीं करता था। किसके टाइम की बात है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार फैल रहा है तो कारण है कि कोई ऐसा शासक है नहीं है, ठीक है। अगर क्राइम बढ़ रहा है ना, कोई एक ऐसा कानून होना चाहिए, ठीक है। आए दिन हम सुनते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। अगर कोई ऐसा जज आए, बलात्कार करने वाले को उसी टाइम भरे चौक पर गोली मार दी जाए, तो क्या ये क्राइम बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सजा टाइम पर नहीं मिलती। एक इतिहासकार कहते थे बेटा, न्याय जितनी देर से मिलेगा ना, तब वो न्याय ना होकर अन्याय होगा। न्याय कम होगा और अन्याय क्या होगा, ज्यादा होगा। आज किसी ने क्राइम किया है बेटा 2010 में और उसको सजा मिल रही है 2040 में, फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। घर वालों को तो न्याय नहीं मिला ना, ठीक है। तो ये चीजें होती है। कोई ऐसा शासक होना चाहिए जो क्राइम को रोक दे, ठीक है। ऐसे सख्त कानून होने चाहिए। तो ये कम तोलने पर क्या काट दिया करता था, मांस काट दिया करता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ना अलाई दरवाजा बनवाया था। कौन सा दरवाजा बनाया था, दिल्ली में अलाई दरवाजा बनाया था। एक इसने बनाया था दिल्ली में 1000 खंबा महल बनवाया था, और एक इसने दिल्ली में बनाया था हौज ए खास, हौज ए खास बनाया था। ये 3 इमारतें दिल्ली में है बेटा, अलाई दरवाजा, हौज ए खास, 1000 खंबा महल। एक इसने बनाया था सीरी का किला। 4 इमारतें पूछी जाती है, सीरी का किला, 4 इमारतें लिख लो, अलाई दरवाजा, 1000 खंबा महल, सीरी का किला, हौज ए खास। 4 इमारतें दिल्ली में है बेटा, अलाई दरवाजा, हौज ए खास, अलाई दरवाजा, हौज ए खास, सीरी का किला, 1000 खंबा महल। अलाई दरवाजा, हौज ए खास, सीरी का किला और 1000 खंबा महल किसने बनवाया था बेटा, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और इसके दरबार में एक रहता था मलिक काफूर। कौन रहता था बेटा, मलिक काफूर। और इसने मलिक काफूर की सहायता से ना दक्षिण भारत को जीता था। किस भारत को जीता था, दक्षिण भारत को, लिख लो। इसने मलिक काफूर की सहायता से किस भारत को जीता था, दक्षिण भारत को जीता था, लिख लो। इसने मलिक काफूर की सहायता से किस भारत को जीता था, दक्षिण भारत को जीता था। इसने मलिक काफूर की सहायता से किस भारत को जीता था, तो इसने मलिक काफूर की सहायता से किस भारत को जीता था बेटा, दक्षिण भारत को जीता था। किसकी सहायता से जीता था, मलिक काफूर की सहायता से इसने किस भारत को जीता था, दक्षिण भारत को जीता था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो कहते हैं 1296 से कब तक रहा था ये, 1316 तक। 1316 में कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद इस वंश का अंतिम राजा था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी। ये 1316 से 1320 तक था। 1316 से 1320 तक था, लिख लो। मुबारक खिलजी ये 1316 से 1320 तक था, ठीक है। ये इस वंश का सबसे अयोग्य राजा था, लिख लो। इस वंश का सबसे अयोग्य राजा कौन होता था,
मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसका पूरा नाम था। मुबारक खिलजी इस वंश का सबसे क्या होता था, अयोग्य राजा होता था। इस वंश का सबसे अयोग्य राजा कौन होता था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी ने, ये बिना कपड़ों के ही राज दरबार में आ जाया करता था। ठीक है, इस वंश का क्या था, सबसे अयोग्य राजा था, बिना कपड़ों के ही ये राज दरबार में आ जाया करता था। नाम क्या था बेटा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, अब 1320 में कौन सा वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा। 1320 से लेकर 1414 तक लिख लो। ये वंश कब से कब तक आएगा बेटा, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक लिख लो। 1320 से 1414 तक कौन सा वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा। 1320 से लेकर 1414 तक कौन सा वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा। कब से कब तक आएगा बेटा, 1320 से लेकर 1414 तक कौन सा वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा। 1320 से कब तक आएगा, 1414 तक कौन सा वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा। शासनकाल पूछे तो 1320 से लेकर 1414। एक दिल्ली सल्तनत में ना इस वंश का क्या रहेगा, सबसे लंबा कार्यकाल। दिल्ली सल्तनत में सबसे क्या रहेगा, लंबा कार्यकाल। इसका संस्थापक था गाजी मलिक, और गाजी मलिक किस नाम से गद्दी पर बैठा था, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो इसका संस्थापक किताबों में या तो गाजी मलिक मिलेगा, लेकिन जिस दिन वो गद्दी पर बैठा ना, तो किस नाम से गद्दी पर बैठा, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। लिख लो, गाजी मलिक किस नाम से गद्दी पर बैठा था, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। गाजी मलिक किस नाम से गद्दी पर बैठा था बेटा, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। गाजी मलिक किस नाम से गद्दी पर बैठा था बेटा, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर कौन बैठा था, गाजी मलिक बैठा था। किस नाम से गद्दी पर बैठा था, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर कौन बैठा था, गाजी मलिक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और गाजी मलिक यहाँ ग्यासुद्दीन तुगलक का शासनकाल है ना, ये 1320 से 1325 कब तक था बेटा, 1320 से 1325 तक किसका शासनकाल था, ग्यासुद्दीन तुगलक का या गाजी मलिक का। शासनकाल कब से कब तक था, 1320 से 1325। ये वंश कब से कब तक था बेटा, 1320 से 1414। लेकिन गाजी मलिक कब से कब तक था, 1320 से 1325 तक है ये शासन पर बैठा था। और कहते हैं इसने ना सबसे पहले नहरों का निर्माण, ठीक है, नहरों का निर्माण है ना, ये सबसे पहले किसने शुरू किया था, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो कृषि पर ध्यान देने वाला ये भारतीय इतिहास का दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था, जिसने किस पर ध्यान दिया बेटा, कृषि पर ध्यान दिया। और कृषि तब होगी जब किसका निर्माण कराएगा, नहरों का। तो नहरों के निर्माण की ओर ध्यान देने वाला, हालांकि नहरें सबसे ज्यादा बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन ना नहरों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पहला राजा कौन होता था, ग्यासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक है। ठीक है, अब इंडिया जी के पढ़ाता रहा, मैं आपको बताता बेटा। ठीक है, ये एक बार है ना जीत मतलब बंगाल जीत कर आ रहा था, और इसके टाइम में दिल्ली का एक सूफी संत होता था निजामुद्दीन औलिया। क्या होता था, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे, तो इसने पत्र भेजा निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली में कि मैं जब तक दिल्ली आऊं ना तब तक तू दिल्ली छोड़कर चला जा, अगर मैं दिल्ली पहुंच गया और तू दिल्ली में मिला तो तेरी खैर नहीं है।
तो उसने कहा था हनुज अभी दिल्ली दूरस्थ, ठीक है, अभी दिल्ली दूर है, और तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई, अभी दिल्ली दूर है। आज भी हम कहते हैं ना, कोई टेस्ट में बच्चा टॉपर हो जाए, वो कहता है मैं तो जॉब लग गया, ठीक है, तो घर वाले या टीचर कहता है बेटा अभी दिल्ली दूर है। तो दिल्ली दूर है ये कहावत है ना, ये कही थी गाजी मलिक को या गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया। वो इंडिया जी के पढ़ते तब मैं बताता, यहाँ कोई जरूरी नहीं है। तो 1325 में कहते हैं इसी के बेटे ने ना दिल्ली पहुंचने से पहले लकड़ी के महल में, ठीक है, लकड़ी का महल बनवाया और उसमें क्या लगा दी, आग लगा दी, और इसके बेटे का नाम क्या होता था, जोना खां। और जोना खां ने अपने पिता की हत्या कब करवा दी, 1325 में। कहां पहुंचने से पहले, दिल्ली पहुंचने से। तब से ये कहावत प्रचलित हो गई, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। तो इसकी हत्या कब कर दी इसके बेटे ने, 1325 में। अब 1325 से 1351 तक है ना जो शासन काल रहेगा ना, ठीक है, वो किसका शासन काल रहेगा, जोना खां। और जोना खां गद्दी पर बैठेगा ना, वो जिस नाम से बैठेगा उसको बोला जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। जोना खां है ना, इसके बचपन का नाम था, MBD आप पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल पेपर में पक्का आएगा, 1325 से 1351। किसका शासनकाल था बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक का। कब से कब तक था, 1325 से 1351। किसका शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक। कब से कब तक था, 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता था। कब से कब तक बेटा, 1325 से लेकर 1351। किसका शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता था, ठीक है। और इसे लोग एजुकेटेड इडियट बोलते हैं, पढ़ा लिखा मूर्ख, ठीक है, लिख लो, इसे लोग पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं। बेटा इसने 4 योजना बनाई थी, वो चारों क्या हो चुकी थी, असफल हो गई थी, ठीक है। तो इसने ना अपनी राजधानी है ना, ये दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। कहां ले गया था, दौलताबाद है बेटा महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में। एक बार पूछा गया चांद मीनार कहां पर है, HSSC का क्वेश्चन था बेटा। एक चांद मीनार होती है बेटा, एक होती है चार मीनार। चार मीनार है हैदराबाद में, कहां पर है बेटा, और चांद मीनार है दौलताबाद है महाराष्ट्र में। ये HSSC का क्वेश्चन था, चांद मीनार कहां पर है, सारे के सारे हैदराबाद करके आए थे। हैदराबाद में बेटा चार मीनार है, चांद मीनार है दौलताबाद महाराष्ट्र में। लिख लो चांद मीनार कहां पर रहेगी, आ चुका है ये क्वेश्चन, चांद मीनार कहां पर रहेगी। तो चांद मीनार कहां पर है बेटा, दौलताबाद महाराष्ट्र में रहेगी। लिख लो चांद मीनार कहां पर रहेगी, तो चांद मीनार कहां पर है, दौलताबाद महाराष्ट्र में। कौन सी मीनार है बेटा, चार मीनार कहां पर है, चांद मीनार कहां पर है, दौलताबाद। दौलताबाद कहां पर रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा। तो ये राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था, दौलताबाद ले गया था। दौलताबाद कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र में रहेगा। कौन ले गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। इसके टाइम में जो HSSC क्वेश्चन पूछती है केवल हम वो करेंगे। इसके टाइम में ना 1333 की टाइम है, एक यात्री भारत आया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता, एक कंट्री है बेटा मोरक्को, और मोरक्को कंट्री है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो एक बार आया, ये कहां का यात्री था बेटा, प्रॉपर आए तो कहां का यात्री था, मोरक्को, ठीक है। मोरक्को कंट्री के कहां पर रहेगी बेटा, अफ्रीका में, ठीक है। मोरक्को जो जगह है वो कहां पर है, अफ्रीका में। तो इसके टाइम में अभी HSSC ने क्वेश्चन पूछा, वो कहां का यात्री था, मोरक्को माना था। क्या माना था, मोरक्को। और मोरक्को ऑप्शन में ना हो तो आप कहोगे अफ्रीकी यात्री था। कौन सा यात्री था,
अफ्रीकी। कब भारत आया था? 1333 में भारत आया था। इसकी पुस्तक है बेटा किताब उल रहेला। किताब उल रहेला, ये HSSC पूछती है। इसने इस पुस्तक में ना हांसी और सिरसा का वर्णन किया है। लिख लो, किताब उल रहेला में इसने किसका वर्णन किया है? हांसी और सिरसा का वर्णन किया गया। लिख लो, इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है बेटा? हांसी और सिरसा का वर्णन किया गया। इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? हांसी और सिरसा का। किस पुस्तक में वर्णन है बेटा? किताब उल रहेला में। किसका वर्णन है? हांसी का और सिरसा का वर्णन है। किस पुस्तक में वर्णन है? किताब उल रहेला में। किसका वर्णन है बेटा? हांसी का भी वर्णन है और किसका वर्णन है? सिरसा का वर्णन है। कहते हैं इसने कहा कि आंसी है ना, इसके ये एक समृद्ध क्षेत्र था। इसने कहा आंसी कौन सा क्षेत्र था? समृद्ध क्षेत्र था। और आंसी के चारों ओर है ना क्या बनी हुई थी? दीवारें बनी हुई थी। और ये दीवारें है ना किस वंश के शासकों ने बनवाई थी? तोमर वंश के शासकों ने बनवाई थी। ये जानकारी हमें किस में मिलती है बेटा? किताब उल रहेला। लिख लो, इसने लिखा है कि आंसी के चारों ओर क्या बनी हुई थी? दीवारें बनी हुई थी। और ये दीवारें किस वंश के शासकों ने बनवाई थी? तोमर वंश के शासकों ने। किताब उल रहेला में बेटा आंसी का और किसका वर्णन है? सिरसा का। और इसने कहा आंसी कौन सा क्षेत्र था? समृद्ध क्षेत्र था। और आंसी के चारों ओर क्या बनी हुई थी? दीवारें। किस वंश के शासकों ने बनवाई थी? तोमर वंश के। और मैंने आपको तोमर वंश पढ़ाया था बेटा। तोमर वंश का संस्थापक जाउल या अनंगपाल है। तोमर था, इनके इष्ट देवता भगवान है सूर्य देव थे। ये शनि जी महाराज, यमराज जी महाराज, छाया माँ यमुना जी की पूजा करते थे। और तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती थी? आपको बताया था बेटा, यश तिलक चंपू। यश तिलक चंपू हमें किस वंश के इतिहास की जानकारी देती? तोमर। एक इसने कहा आंसी के चारों ओर दीवारें थी, आंसी एक समृद्ध क्षेत्र था। एक इसने कहा कि सिरसा के ना लाल चावल पूरी दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध थे। इसने क्या कहा था बेटा? सिरसा के कौन से चावल बता दो? लाल चावल पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध थे। लिख लो, इसने कहा था सिरसा के लाल चावल कहां पर फेमस थे बेटा? दिल्ली सल्तनत में फेमस थे। सिरसा के लाल चावल कहां पर फेमस थे बेटा? दिल्ली सल्तनत में। कहां के लाल चावल फेमस थे? सिरसा के लाल चावल दिल्ली सल्तनत में क्या होते थे? प्रसिद्ध होते थे। कहां के लाल चावल? सिरसा के लाल चावल दिल्ली सल्तनत में क्या होते थे? प्रसिद्ध होते थे। किसने ये बात कही थी? इब्न बतूता ने। किस पुस्तक में? किताब उल रहेला में। ठीक है। और बाद में इसको राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया था। वो इंडिया जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक इसके टाइम में 1336 में ना एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजय नगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और ये स्थापना की दो भाइयों ने, एक का नाम था हरिहर व एक का नाम था बुक्का। अभी HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था, विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर ये कहां से मिले थे? हमें हम्पी से मिले थे। और हम्पी कहां पर है आपका? कर्नाटक में रहेगा। ये HSSC का क्वेश्चन था बेटा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, कि विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर है ना वो हमें कहां से मिले थे? हम्पी कर्नाटक से मिले थे। विजयनगर साम्राज्य के खंडर बोलते हैं अवशेष को। ये कहां से मिले थे बेटा? हमें हम्पी कर्नाटक से मिले थे, साउथ इंडिया से मिले थे। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन होता था? हरिहर व बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन होता था बेटा?
हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके खंडर कहाँ से मिले हमें? हम्पी कर्नाटक से मिले। कब हुई थी बेटा? 1336। राजा कौन था? शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। एक इसके टाइम में 1347 में एक साम्राज्य की स्थापना हुई, बहमनी साम्राज्य, और इसका संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह, देख लो। इसके टाइम में एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, उसका संस्थापक कौन होता था? अलाउद्दीन बहमन शाह। इसके टाइम में एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन होता था? अलाउद्दीन बहमन शाह। इसके समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन होता था बेटा? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी बेटा? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। किसके टाइम में की? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और इसके कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी बेटा? संतान। तो इसका चचेरा भाई राजा बना, और चचेरा भाई है ना, किस नाम से फेमस होगा? फिरोज शाह तुगलक के नाम से। और उसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहेगा। लिख लो, 1351 से 1388 तक किसका शासनकाल रहेगा? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहेगा। 1351 से 1388 तक किसका शासनकाल रहेगा बेटा? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहेगा। अपना फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक नहीं तो बसाया था ना बेटा? फिरोज शाह तुगलक है ना, कहते हैं बेटा इसके पिता का नाम है ना रज्जब होता था। क्या होता था? रज्जब होता था। और माँ का नाम बीबी जेला। बीबी जेला। और बीबी जेला थी ना, वो सुनार की बेटी थी। किसकी बेटी थी? सुनार की। तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा मुसलमान था बेटा जिसकी माँ क्या होती थी? हिंदू होती थी। एक कह रहा सुनारी होती थी। अरे सुनारी होती जरूर थी, लेकिन वो है क्या? हिंदू ही है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा मुसलमान था जिसकी माँ क्या होती थी? हिंदू होती थी। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा मुसलमान था जिसकी माँ क्या होती थी? हिंदू होती थी। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा मुसलमान था जिसकी माँ क्या होती थी? हिंदू होती थी। और अपनी माँ हिंदू होने के बावजूद है ना, उसने सबसे ज्यादा अत्याचार किस पर किए थे? हिंदुओं पर किए थे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हरियाणा में गोहाना विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह हुआ। एक सफीदो, गोहाना तो आपका सोनीपत में है, और एक सफीदो कहां पर है? जींद में। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक के समय में गोहाना विद्रोह हुआ था और सफीदो विद्रोह हुआ था। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में एक गोहाना विद्रोह हुआ था, और एक कौन सा विद्रोह हुआ था? सफीदो विद्रोह। फिरोज शाह तुगलक के समय में गोहाना विद्रोह हुआ था। गोहाना कहां पर है बेटा? सोनीपत में। और सफीदो कहां पर है? जींद में। ये दोनों विद्रोह किसके टाइम में हुए थे? फिरोज शाह तुगलक के समय में हरियाणा में दो विद्रोह हुए थे। एक गोहाना। बेटा गोहाना के किले का निर्माण किसने कराया था? करवाया था अच्छी तरह, पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान। और ये विद्रोह किसके टाइम में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के। कहते हैं गोहाना में ना हिंदू ब्राह्मण मंदिरों में पूजा कर रहे थे, तो इसने सभी हिंदू ब्राह्मणों के क्या कटवा दिए थे? हाथ कटवा दिए थे। तो इसके टाइम में गोहाना और सफीदो विद्रोह हुआ। इसने ना
एक तो बसाया बेटा फतेहाबाद, कौन सा शहर बसाया? फतेहाबाद बसाया। एक बसाया इसने हिसार, एक सिरसा में इसने बसाया हरनी खेड़ा। हरनी खेड़ा कहां पर है आपका? सिरसा में रहेगा। फतेहाबाद बसाया कहते हैं 1351 में, हिसार बसाया 1354 में। तो हरियाणा में 3 शहर मेनली बसाए थे, एक तो फतेहाबाद, एक हिसार और एक हरनी खेड़ा। ठीक है, हरनी खेड़ा कहां पर था बेटा? सिरसा में था। और कहते हैं इसने ना हिसार में एक महल बनवाया, कौन सा महल? गुजरी महल। और ये गुजरी महल है ना, ये दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत थी। इसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता था? ताज महल कहा जाता था। गुजरी महल लिख लो, दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी और इसे क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत का ताज महल कहा जाता था। इसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता था? ताज महल कहा जाता था। और ये दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी। इसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता था बेटा? किस महल को कहते थे? गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता था? ताज महल। और ये दिल्ली सल्तनत की क्या होती थी? सबसे सुंदर इमारत होती थी। कौन सा महल बेटा? गुजरी महल। आज ये गुजरी महल खंडर बना हुआ है। किसी टाइम पर दिल्ली सल्तनत की क्या होती थी? सबसे सुंदर इमारत होती थी। ठीक है, कोई भी चीज बेटा स्टार्टिंग में आती है ना, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन धीरे धीरे है ना वो अपना महत्व खो देती है। ठीक है, तो ये गुजरी महल आज खंडर है ना, जिसमें आज लोग जाते भी नहीं है, किसी टाइम पर है ना ये दिल्ली सल्तनत की सबसे क्या होती थी? सुंदर इमारत हुआ करती थी। कौन सा महल होता था बेटा? गुजरी महल होता था। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता था? ताज महल कहा जाता था। ठीक है, कोई एक इंसान है ना चीज की वैल्यू तब तक करेगा, एक तो पाने से पहले करेगा और एक खोने के बाद करेगा। जब पा लेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। एक तो पाने से पहले करेगा और एक खोने के बाद करेगा। कोई चीज आती है बेटा उसका ना बहुत क्रेज होता है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा हमारे जो टेलीफोन आया था हमारे घर में, वो रिंग वाला, ठीक है, और उसकी जब वो बेल बजती थी ना सारा घर भागता था, हम उठाएंगे पहले, हम हेलो बोलेंगे। ठीक है, कितना क्रेज होता था। आज ये मोबाइल फोन बजता रहे, ठीक है, टेंशन होती है यार कौन उठाएगा, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। स्टार्टिंग में हमारे घर में फ्रिज आया था, कितनी थी, 5 मिनट बाद वो फ्रीजर ओपन करके देखते थे बर्फ जमी है या नहीं जमी। ठीक है, अरे 5 मिनट में कौन सा बर्फ जमेगी, फिर उसके में मुंह डाला देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी क्या थी, स्टार्टिंग में कोई चीज आएगी ना उसकी वैल्यू होगी। आज फ्रीज पड़ा है, हाँ बर्फ है, कोई पता नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है अगर जरूरत ना हो तो ये चीजें होती है। तो दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी थी बेटा? गुजरी महल थी। ठीक है, और कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता कहा जाता है। और इसने हिंदुओं का सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाया। और इसके टाइम में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कहां पर हुआ? मेवात। देख लो, इसने मेवात के हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। लिख लो, इसके टाइम में हरियाणा में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ। और धर्म परिवर्तन इसके टाइम में सबसे पहले कहां के लोगों ने किया था? मेवात के लोगों ने किया था। लिख लो, इसके समय में धर्म परिवर्तन कहां के लोगों ने किया था? बता दो। मेवात के लोगों ने किया था। किसके लोगों ने किया था बेटा? मेवात के लोगों ने किया था। धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा कहां के लोगों ने किया था? मेवात के लोगों ने क्या कर लिया था? अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। और यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम लिख लो, बहादुर नादिर। एक व्यक्ति का नाम था बहादुर नादिर, व्यक्ति का नाम था।
और उस बहादुर नादिर ने क्या स्वीकार कर लिया था? इस्लाम स्वीकार कर लिया था। एक व्यक्ति का नाम था बेटा बहादुर नादिर। क्या नाम था व्यक्ति का? मेवात का था, सरदार था मेवात का बहादुर नादिर। ये मेवात का सरदार था। इसने क्या स्वीकार कर लिया? इस्लाम। तो इसके पीछे पीछे बहुत से हिंदुओं ने ना क्या बन गए? वो मुसलमान बन गए। लिख लो, इसने मेवात के सरदार को, जैसे मेवात के एक सरदार मलुका को किसने गिरफ्तार किया था? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बलवन ने। बलवन ने मलुका के साथ कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया? 250। और उनको मरवाने का प्रोग्राम किस महल में हुआ था? होज ए रानी महल में हुआ था। ठीक है। और मलुका के बहादुर नादिर, इस व्यक्ति का नाम क्या था? बहादुर नादिर। ये एक सरदार था। अगर एक ग्रुप का सरदार कोई धर्म अपना ले तो वो पूरा का पूरा कुनबा उसी धर्म को अपनाएगा ना। ठीक है। हमारे घर में अगर पापा किसी धर्म को अपनाते हैं तो ऑटोमेटिक बात है उस धर्म को हम अपनाएंगे। तो कहते हैं इसने बहादुर नादिर, एक मेवात का सरदार था, उसको क्या स्वीकार करवा दिया? इस्लाम। तो उसके पीछे पीछे बहुत से हिंदू क्या बन गए? मुसलमान बन गए। ठीक है। तो 1388 में इसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु। 1351 से 1388 फतेहाबाद आ चुका है, इसार आ चुका है, हरनी खेड़ा आ चुका है, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल आ चुका है, गुजरी महल, नहर निर्माता, नगर निर्माता, यानी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन HSSC ने पूछने का काम किया। बहादुर नादिर को इसने इस्लाम स्वीकार करा दिया। उसके पीछे हिंदुओं ने क्या स्वीकार कर लिया? इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब इस वंश का अंतिम राजा 1388 से 1414 तक था नसीरुद्दीन तुगलक। क्या नाम था बेटा? नसीरुद्दीन तुगलक होता था। इससे एक ही क्वेश्चन आता है। इसके टाइम में 1398 में ना तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। और तैमूर लंग सबसे पहले आया बेटा सिरसा। सिरसा से अपने यहाँ आया फतेहाबाद, और फतेहाबाद से गया ये इंसार, और इंसार से गया ये पानीपत। और पानीपत में कहते हैं इसने बहुत भारी मात्रा में किसकी लूट की थी? गेहूं की। और फिर ये पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली जाकर इसने लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। किसने बेटा? तैमूर लंग ने। तो पेपर में आता है इसके टाइम में किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। पेपर में HSSC ने यह पूछा तैमूर लंग ने हरियाणा पर कहां कहां आक्रमण किया? ऑप्शन में इसार, सिरसा, आपका फतेहाबाद, पानीपत, उपर्युक्त सभी। तो हमें किसके साथ जाना पड़ा? उपर्युक्त सभी के साथ जाना पड़ा। और बाबर है ना बेटा, वो किसका वंशज था? तैमूर का वंशज था। तो 1414 में ये वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसके टाइम में एक ही याद करना, इसके टाइम में तैमूर ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अब कौन सा वंश आएगा बेटा? सैयद वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश आएगा। और सैयद वंश है ना 1414 से लेकर 1451 तक रहेगा। और इसका संस्थापक रहेगा खिजरा खां। और ये सैयद वंश एक ऐसा वंश है जो किसके अनुयायी थे? सिया के अनुयायी थे। दिल्ली सल्तनत पर ना बेटा जितने भी वंश आए हैं ना, जैसे मुसलमानों में एक कैटेगरी होती है, एक सिया होता है और एक सुन्नी होता है। दिल्ली सल्तनत पर जितने भी वंश आए थे वो सुन्नी मुसलमान थे बेटा। एक किस वंश को छोड़कर? सैयद वंश को छोड़कर। तो सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1414 से लेकर 1451। संस्थापक कौन होता था इसका? खिजरा खां होता था। और ये किसके अनुयायी होते थे? सिया के अनुयायी होते थे। याद रह जाएगा ना। सैयद वंश कब से कब तक था बेटा? 1414 से 1451। किसके अनुयायी थे? सिया। संस्थापक कौन होता था? खिजरा खां। HSSC ने पूछा था बेटा खिजरा खां का मकबरा कहां पर है? खिजरा खां का मकबरा ये सोनीपत में है। कहां पर है? हालांकि ये खिजर खां वो नहीं है, कहते हैं एक सूफी संत था,
उसका मकबरा है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन आए खिजर खां का मकबरा कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, सोनीपत में रहेगा। ये वंश किसका अनुयायी था बेटा, सिया का अनुयायी था। इस वंश में और भी राजा हुए हैं। खिजर खां के का शासनकाल तो 1414 से 1421 तक था। इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ मुबारक शाह। कौन सा राजा हुआ, और मुबारक शाह ने एक शहर बसाया था दिल्ली में, मुबारकाबाद शहर बसाया। ये एसएससी पूछेगी, लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा लिख लो, मुबारक शाह होता था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होता था, मुबारक शाह होता था। संस्थापक कौन होता था बेटा, सैयद वंश का खिजर खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन होता था, खिजरा खां होता था। और सैयद वंश किसका अनुयायी होता था, सिया का अनुयायी होता था। इस वंश का प्रतापी राजा कौन होता था, मुबारक शाह होता था। और इस वंश का अंतिम राजा आलम शाह होता था। कौन होता था, आलम शाह होता था। देखो, संस्थापक खिजरा खां है, प्रतापी राजा मुबारक शाह है, अंतिम राजा आलम शाह है। और बेटा कहते हैं 1451 में ना एक व्यक्ति था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने ना 1451 में आलम शाह को गद्दी से हटाकर है ना किस वंश की नींव रखता है, लोदी वंश की नींव रखता है। तो लोदी वंश की नींव कब रखी गई, 1451 में रखी गई। और ये लोदी वंश है ना बेटा, ये 1451 से लेकर कब तक रहेगा, 1526 तक है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा पढ़ा था बेटा हमने, गुलाम वंश। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा रहेगा, लोदी वंश। पहला कौन सा पढ़ा था हमने, गुलाम वंश पढ़ा। अंतिम कौन सा रहेगा, लोदी वंश। ये क्या है, इस सल्तनत का अंतिम वंश रहेगा। शासनकाल 1451 से 1526। संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। और कहते हैं बहलोल लोदी ने राजा बनते ही एक सिक्के चलाए जिसे बहलोली सिक्के कहते हैं। और इसका शासनकाल 1451 से 1489 तक था। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 तक था। इसने कौन से सिक्के चलाए थे बेटा, बहलोली सिक्के चलाए थे। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 तक था। इसने कौन से सिक्के चलाए थे बेटा, बहलोली सिक्के चलाए थे। बहलोल लोदी ने कौन से सिक्के चलाए थे, बहलोली सिक्के। शासनकाल कब से कब तक था, 1451 से 1489 तक था। कौन से सिक्के चलाए थे, बहलोली सिक्के चलाए थे। अगर कोई राजा पूछे ना बेटा, ऐसा राजा बताओ जिसका दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल है, तो यही राजा है देखो, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा वंश तो तुगलक वंश था, सबसे छोटा वंश खिलजी वंश था। और कोई राजा का शासनकाल सबसे लंबा बहलोल लोदी 1489 1451 से लेकर यानी 38 साल इसने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है। इसके बाद इस वंश का एक राजा बना सिकंदर लोदी। क्या नाम था बेटा, सिकंदर लोदी। यहां से एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है। ये 1489 से 1517 तक राजा रहा। इसने 1504 में आगरा बसाया था। क्या बसाया था बेटा, आगरा। और 1506 में आगरा को इसने क्या बनाया था, राजधानी बनाया। ये एचएसएससी ने दोनों क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 में क्या बसाया था, आगरा बसाया। और 1506 में इसने आगरा को क्या बना लिया था, राजधानी बना लिया। 1504 में इसने क्या बसाया था बेटा, आगरा बसाया। और 1506 में इसने आगरा को क्या बना लिया था, अपनी राजधानी। आगरा बसाया कब था, 1504। राजधानी कब बना लिया था, 1506 में आगरा को क्या बना लिया था इसने, राजधानी बना लिया। और 1517 से 1526 तक है ना, इस वंश का जो अंतिम राजा आएगा ना, वो रहेगा इब्राहिम लोदी। कौन रहेगा बेटा, इब्राहिम
लोदी रहेगा। और इब्राहिम लोदी का ना 21 अप्रैल 1526 को बाबर के साथ कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। और इस युद्ध में कौन मारा जाएगा बेटा? इब्राहिम लोदी मारा जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो क्या लड़ते हुए मारा गया? युद्ध लड़ते हुए मारा गया। लिख लो, लोदी वंश का अंतिम राजा कौन होता था? इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 को कौन से युद्ध में मारा गया था बेटा? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसके साथ हुआ था? बाबर के साथ हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो क्या लड़ते हुए मारा गया बेटा? युद्ध लड़ते हुए मारा गया। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया। इस युद्ध में बेटा बाबर के पास अगर एक सैनिक थे ना, तो इब्राहिम लोदी के पास 3 सैनिक थे। यानी इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से कितने गुना बड़ी थी? 3 गुना बड़ा। लेकिन कहते हैं जैसे शाम को युद्ध समाप्त हुआ ना, तो बाबर युद्ध भूमि का दौरा करता है, तो वहां पर देखता है इब्राहिम लोदी की सेना है ना, रात को टेंट में अलग अलग जगह आग जल रही है। ठीक है, आग जलने का मतलब लोग अलग अलग जगह क्या बना रहे हैं? खाना। तो क्योंकि इब्राहिम लोदी में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख थे, ईसाई, तो ये बाबर कहता है ये लोग है ना, अगर एक जगह मिलकर खाना नहीं बना सकते तो एक साथ युद्ध कैसे लड़ेंगे? फिर बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। और अली और मुस्तफा बाबर के 2 तोपची थे, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोदी वंश का समापन कब हो गया? 1526। तो आपकी सकुशल कौन सी सल्तनत कंप्लीट हो गई है बेटा? दिल्ली सल्तनत। कल से हम है ना मुगल काल, हरियाणा में मुगल काल की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या? कोई है ऐसा योद्धा जिसको समझ ना आया हो? सभी को आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर सभी को समझ आ गया तो हमने गुलाम वंश पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा, खिलजी पढ़ा, सैयद पढ़ा और लोदी पढ़ लिया। थैंक यू।